एग्ज़ाम डेट आ चुका है आप सभी का एनटीए यूजीसी नेट का सोशल वर्क का। और यह पेपर जो है 1 अक्टूबर 2022 को पेपर है आप सभी का सोशल वर्क का। बेसिकली ज़्यादातर जो पेपर हुए हैं वो इवनिंग टाइम में हुए हैं, तो आप लोगों को भी इवनिंग टाइम में ही पेपर होने की पूरी संभावना है। और दूसरी बात, एडमिट कार्ड आप लोगों का जो आएगा वो 7 डे पहले आता है। यदि आपका 1 अक्टूबर है तो मान के चलिए 20 या 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों का एडमिट कार्ड जब आ जाएगा तो क्या क्या साथ में लेके आप लोगों को चलना है। तैयारी करते रहिएगा, 1 अक्टूबर का पेपर है, इसलिए आप सभी का दोनों क्लासेस जो 6:30 वाली क्लास है इसमें भी PYQ चलेगा अब, और जो एक 8 PM वाली क्लास है आप सबकी इसमें भी PYQ चलेगा। कुल टोटल आज से मिला जुला के कुल 13 दिन रह गए हैं, इसलिए आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करें। जहाँ से भी जो भी प्रश्न मिले आप सभी को उसके बारे में समझने की पूरी कोशिश करें। तो मैंने कुछ प्रश्न लिया है अभी, फिर इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बात करूंगा। ये प्रश्न बेसिकली थ्योरी ऑफ सोशल वर्क से लिए गए हैं और सिगमंड फ्रायड से हैं। थोड़ा सा आप सभी लोग इस पर विचार करिएगा, फिर हम लोग PYQ पे आते हैं। पहला प्रश्न ये है आपके सामने कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं थी। तो देखिए, एक तो फैलिक स्टेज था, एक एनल स्टेज था, एक लेटेंसी स्टेज था। क्या ओडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था थी? नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फैलिक स्टेज है, यानी आपको अगर मैं बात करूं पहले स्टेज के बारे में, पहला जो स्टेज आप सामने देख भी रहे होंगे, एक मिनट, पहला ऑप्शन जो दिख रहा है आपको फैलिक अवस्था, ये इसकी आयु कहीं कहीं आप लोगों को बता दूं मैं 3 से 6 मानी जाती है। ठीक है, और इसी अवस्था में 2 ग्रंथि पाई जाती है। एक ग्रंथि का क्या नाम है? इलेक्ट्रा ओडिपस या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, और दूसरा जो है आपका एक ओडिपस है। हाँ, तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होता है, जो इलेक्ट्रा मनोग्रंथि होती है, एक बच्ची के द्वारा अनुभव किया गया। इसमें एक बच्ची का अपने पिता के प्रति अधिक गहरा आकर्षण विकसित करता है। तो इस चीज़ को आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो जो ओडिपस ग्रंथि होती है वो किस में पाई जाती है? एक पुरुष बच्चे द्वारा ओडिपस के जटिल अनुभव में एक बच्चे को अपने पिता की तुलना में अपनी माँ के प्रति अधिक आकर्षण विकसित करना, ये बेसिकली आपको बताता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये अवस्था नहीं है सिगमंड फ्रायड की, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये एक प्रकार का मनोग्रंथि है जो फॉलिक स्टेज में पाई जाती है। ठीक है, यात्मक तत्व हैं। तो ज़रा मुझे बताइए आप सभी लोग कि फ्रायड ने व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन कौन से बताए हैं? अगर जब कभी पूछा जाए आपसे प्राथमिक संरचना, तो आप सभी लोगों को ध्यान में आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ईद, अहम और परा अहम, जिसको आप ईद, ईगो, सुपर ईगो का नाम देते हैं, यही आपका सही माना जाएगा, है ना। और इसी में जो ईद है ये मूल प्रवृत्ति जैसी अगर हम बात करें जैविक आवश्यकताएं और आक्रामक आवेगों से संबंधित है ये, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं। वास्तविकता की जांच के लिए जिम्मेदार व्यक्तित्व के भाग में अहम का रूप जाना जाता है, जहाँ पे वास्तविकता का बेसिकली भूमिका दी जाती है। और परा अहम जैसे बेसिकली इसमें हमारे व्यक्तित्व का नैतिक गुरु माना जाता है इसको, और इसमें सदाचार पूर्ण और नैतिक मूल्यों को आंतरिक बनाने की बात कही जाती है, देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे ये गलत हो जाएंगे सारा ऑप्शन नंबर केवल आपका सेकंड वाला करेक्ट रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि व्यक्तित्व का जो सील गुण है, ये सील गुण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया है, ये आपको बताना है। पॉल कोस्ट्रा एंड रॉबर्ट मैक्रे का नाम आता है, पहला ही ऑप्शन। अल्पोर्ट, देखो अल्पोर्ट का एक सील गुण का सिद्धांत है, आपको मालूम होना चाहिए, जो गार्टन अल्पोर्ट यहाँ पे नाम दिया गया है। तो इसका कहना है कि सील गुण जो हमारे व्यक्तित्व को नियंत्रित करते हैं वो 3 टाइप में होते हैं।
मुख्य सील गुण, केंद्रीय सील गुण और द्वितीयक सील गुण, ये 3 नाम याद रखिएगा। कैटल का काफ़ी बार अल्पोर्ट का काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। और अगर हम बात करते हैं हैंस आइजैक के बारे में, तो इन्होंने भी सील गुण का सिद्धांत दिया है और इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व काफ़ी हद तक जन्मजात और आनुवंशिक रूप से आधारित होता है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व के जो आयाम होते हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे मैं कहूँ बहिर्मुखता वर्सेस अंतर्मुखता की बात होती है, विक्षिप्तता वर्सेस स्थिरता की बात होती। तो बेसिकली इस तरीके की आइजैक की जो सील गुण है वो देखने को मिला। और यहाँ पे आंशिक रूप पर मतलब एक प्रकार से अनुवांशिक पर आधारित है। ये अनुवांशिकता आप समझ ही रहे होंगे सभी लोग। तो आइजैक अनुवांशिकता के सील गुणों को ज़्यादातर इसने प्राथमिकता दिया था। एक नाम आता है रेमंड कैटल के बारे में, जानते ही होंगे आप लोग, ये भी सील गुणों के बारे में बताते हैं। मानव व्यक्तित्व के जो 16 सील गुण बताए गए हैं, 16 यानी 16 जो बताए, ये आपको बता दूं रीट राजस्थान जो एजुकेशनल एक टेस्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, रीट में बेसिकली ये पूछा गया था कि 16 जो सील गुण के आयाम है वो किस विद्वान ने बताए थे। तो ऑप्शन में था आरबी कैटल, तो रेमंड कैटल का नाम करेक्ट था वहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऑप्शन में भी आता है सोशल वर्क पे। अब बात आई जो पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे के बारे में, इसने बेसिकली गतिशील संगठन जो व्यक्ति के व्यवहार, विचार और भावनाओं के विशिष्ट स्वरूपों का निर्माण करता है, ये बेसिकली सही जवाब हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला ही, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कोई शायद ज्वाइन हो रहा है, आई थिंक अमृता जोशी, अमिता जोशी जी, आपका पेपर आ चुका है, ठीक है, चलिए समय पर ज्वाइन हुई। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न लीजिए। किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, ये बात तो जानते हैं आप लोग, मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था आप लोगों को। दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते रहते हैं और केवल अपने आप से ही प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। तो बताइए फ्रायड ने किशोरावस्था के इस लक्षण को क्या कहा था? हाँ, स्वामोह, वेरी गुड। यहाँ पे जो इन्होंने स्वामोह शब्द लिया और आत्मोह जो शब्द लिया, ये बेसिकली करेक्ट जवाब इन्होंने दिया। नॉर्सिज्म बेसिकली इसको कहा जाता है, सिगमंड फ्रायड के ऐसे शब्दों को। तो इसके बारे में क्या मैं बताऊं, आप लोग जानते ही हैं कि व्यक्तित्व विकार के स्वयं के लिए जो असामान्य प्यार या स्नेह या श्रेष्ठता और महत्व की जो भावना है और जो सफलता और शक्ति के साथ संलग्नता का जो लक्षण देखने को मिलता है, वो बेसिकली स्वामोह में देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे कहना उचित समझूंगा कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है यही करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, यही आपका करेक्ट मान। जो सहमोह व्यक्ति के कुछ सामान्य लक्षण, दूसरों को सुनने में असमर्थता और गलत काम को स्वीकार करने में असमर्थता, यहाँ तक कि कभी कभी जब उनके गलत व्यवहार के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो दर्पण में लगातार अपने चेहरे को देखना और केवल स्वयं से स्नेह करना और क्रोध के गंभीर दौरों से ग्रसित होना, ये चीज़ें देखने को मिलती। तो इसको नाम दिया गया था कि व्यक्तित्व विकार का भी। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब जो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बी यानी दूसरा। सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं, किसके जनक माने जाते हैं? सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था व्यक्तित्व के 3 पहलू या 3 संरचनाओं के बारे में बात किया है, आप जानते हैं। 20वीं शताब्दी में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर चर्चा किया और यह सिद्धांत जब स्थापित किया था तो अचेतन उद्देश्य मानव व्यवहार को नियंत्रित करने को लेकर था। बेसिकली सिगमंड फ्रायड जब साइको डायनेमिक थ्योरी दे रहा था तो साइको डायनेमिक थ्योरी के अंतर्गत उसने केवल मनोगत्यात्मक यानी एक मस्तिष्क की जो क्रिया थी उसका जब अध्ययन उसने किया, तो जब डीप में उसका अध्ययन करने की प्रक्रिया संचालित किया तो वही आगे चल के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बना था। हालांकि सबसे पहले साइको डायनेमिक आया था और उसी के अंतर्गत वो चीज़ें आई थी,
फिर बाद में ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आया था, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिगमंड फ्रायड डैश द्वारा स्थापित किया गया है। अरे, मनोविश्लेषणात्मक डैश द्वारा स्थापित किया गया है, तो फ्रायड ही सही है यहाँ पे, है ना। मनोविश्लेषणात्मक के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। सरल सरल प्रश्न आ रहे हैं। चलिए ये बताइए जरा, एरिक इरेक्शन द्वारा दिया गया, सही सवाल है, अच्छा जवाब आपके सामने। मतलब इरेक्शन द्वारा दिया गया उद्योग बनाम हीनता भावना का काल डैश से प्रभावित होता है। विद्यालय के वातावरण। यही सही है, यही आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एरिक इरेक्शन ने 8 चरण बताए थे, है ना। विश्वास बनाम अविश्वास बनाया था, स्वतंत्रता बनाम सर्व बताया था, पहल बना था, और एक था वही 6 से 12 जो बाल्यावस्था में हीनता उत्पन्न होती है, जिसमें बच्चे विद्यालय जाते हैं और इसीलिए उद्योग वर्सेस हीनता का चरण विद्यालय के वातावरण से प्रभावित होता है, विद्यालय के वातावरण से प्रभावित होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये चौथी स्टेज के अंतर्गत आता है। पांचवा था पहचान वर्सेस भूमिका भ्रांति, अंतर्गता वर्सेस अलगाव, उत्पादकता वर्सेस ठहराव, सत्यनिष्ठता मतलब संपूर्णता होता है वर्सेस निराशा या हताशा होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। कोई आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आपको मैच करना होता है इसमें कि आपको इरेक्शन के जो मनोसामाजिक विकास के चरण है और जो सन्निहित आयु है, इनको जो है बेसिकली आपको मैच करना है। तो विश्वास वर्सेस मौलिक अविश्वास की बात की जा रही है। तो आप लोग को, हाँ, यहाँ आपने सही बताया है कि जो जन्म से 12 से 18 माह दिया है, ये वाला आपका सही मान लिया जाएगा। और फिर उसके बाद पहल वर्सेस जो दोषिता की बात की गई थी, तो ये बेसिकली आपको 3 से 6 बताती है, ये भी सही बताया आपने, 3 से 6। उसके बाद आपका आता है अंतर्गता वर्सेस एकाकीकरण की बात करता है। हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा पूर्व वयस्कता की अवस्था आ जाएगी अंतर्गता और एकीकरण का, तो ये मैच कर जाएगा आपका पहले से। और उसके बाद लास्ट आपके पास बचा, जहाँ आप मैच करेंगे पूर्व जो है उत्तर वयस्कता को, सत्यनिष्ठता वर्सेस निराशा। तो मैंने आपको मैच्योरिटी का भी नाम बताया था इसी को, ये अगर याद होगा तो। मध्य वयस्कता भी बोला था, सॉरी मध्य तो नहीं बोला था, इसको बोला था परिपक्वता बोला था, परिपक्वता बोला था, और इसी को बोला था संपूर्णता भी, है ना। तो ये बेसिकली इसको इसी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, और ये बन जाएगा दूसरा। देखिए, वो उसमें कोई एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है कि इसी के आधार पे हमें वर्ष को लेना है। हाँ, परंतु ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि उससे आसपास में कौन सा मैच करता है, उसी को हमें चुनाव करना है। तो उसके आसपास मैच करता है तो आप उसको चुनाव कर दीजिए, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरी ये नहीं है कि उसके किताबों में जो लिखा हो वही एग्ज़ाम में दे दिया जाए, तो वो नहीं देगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ना। और समझ रहे हो, जैसे अगर मैं बात करूँ उद्योग वर्सेस हीनता के बारे में ही, आपको मालूम होगा कि वो 5 से 12 कहीं लिखा मिलता है, तो कहीं 6 से 12 मिलता है ना। तो अलग अलग स्टेटमेंट हर जगह देखने को मिल जाती है। ए का 4 बी का 3 देखो जरा कहाँ पे है। पहला ऑप्शन, पहला सही है। बताइए जरा, सिगमंड फ्रायड ने प्रतिपादित किया था मनोलैंगिक विकास की अवस्था, और उनमें से कौन सी नहीं है। अरे क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया है? ये बताइए जरा, सारे रिपीट हो रहे हैं क्या? व्यक्तित्व के सील गुण प्रतिपादित किसने किया? और व्यक्तित्व के नहीं, ये देखो रिपीट नहीं है। व्यक्ति के पहचान संकट सिद्धांत के बारे में किसने बात की है? संकट इरिक्शन है कि फ्रायड है? और भी लोग बताओ भाई। ठीक है, ठीक है, फिर बोला करो आप लोग, है ना।
मनोविकास का सिद्धांत किसने दिया है? मनोसामाजिक विकास का एरिक एरिक्सन। देखो यहाँ पे आयु वगैरह मिल जाएगा सारा, मैडम देख लेना आप लोग, है ना, आयु वगैरह को लेकर। इरेक्शन के विकास के चरणों पर डैश बच्चे की यह देखने की रुचि दर्शाता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। बताइए। पहल वाला है ना, चौथा वाला हो जाएगा। ये तोड़ते हैं खिलौने आपको बताया। बच्चे की यह देखने की रुचि दर्शाता है। रुचि मतलब परिश्रम, कैसे कैसे काम, परिश्रम है ना। यहाँ आपने बताया था पहल बनाम दोषिता वाला बताया था ना कि बच्चों में ये रुचि होती है कि वो तोड़ते हैं खिलौने, चेक करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं हाँ होगा? देखो, वो तो आपका ये है कि भाई पहल वर्सेस अपराध कहीं ना कहीं चल जाता है उधर। अगर आप नहीं देंगे, खोज करने की बात होती है ना, खोज करने की बात होती है, जिसकी बात आप मैं कर रहा हूँ आप लोग। पहल का मतलब वही था। अब खोज कर रहा है, अब आपने उसको रोक दिया, तो वहाँ पे अपराध जैसा दोष हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे पहल एक प्रकार की परिश्रम, आई थिंक पहल परिश्रम दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन ही गलत है ना। इसका आंसर देख लीजिए सर। रुचि परिश्रम की पहल से होगा ना सर? पहल भी हो सकता है, परिश्रम भी तो उसी के अंतर्गत आता है भाई, रुचि के अंतर्गत ही तो। बच्चे की मतलब परिश्रम बच्चे की यह देखने में रुचि दर्शाता है कि चीज़ें कैसे काम करती है। बात तो सही है। और पहल भी बच्चे की यह दर्शाती है कि रुचि दर्शाती है कि कैसे चीज़ें कैसे काम करती है। दोनों बात तो वही है। एक बार आप उसमें फील करके सोचो, एक बार परिश्रम यहाँ पे रखा। यहाँ पे परिश्रम का सेंस तो वो इरिक्शन ये मानते हैं ना कि 6 से 12 में बच्चे पढ़ने के बोझ के तले भी दब जाते हैं, स्कूलों में इतना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और यहाँ पर वो ग्रोथ भी कर रहे होते हैं, तो उसको काम में लगे रहने को परिश्रम बोला। वहाँ पे रुचि वाला कोई चीज़ यूज नहीं किया उन्होंने। क्या चीज़? ये कैसे सिगमंड फ्राइड वगैरह यहाँ पे कहाँ परिश्रम वगैरह में आ गए? नहीं, मैं एरिक इरिक्शन की बात कर। एरिक इरिक्शन की ही मैं बात कर रहा हूँ। एरिक इरिक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो पहल में परिश्रम नहीं है भाई। पहल का मतलब क्या होता है? बच्चे अगर मान लो 4 से 6 साल का बच्चा है, ठीक है, 4 से 6 साल का बच्चा है, तो इसमें बच्चा खोज करता है। इसमें बच्चा क्या करता है? खोज करता है। बात यही है ना। हाँ सर। तो जब इसमें बच्चा सर परिश्रम तो वो बाद में करेगा ना, पहले पहल लेगा वो रुचि के अकॉर्डिंग ना। हर काम में परिश्रम होता है ना वो तो, पर रुचि के अकॉर्डिंग तो पहल आएगा सर। पहल आएगा रुचि को, तो परिश्रम नहीं आ सकता है। इसका आंसर देख लीजिए ना सर, नीचे आंसर होगा। सोल्यूशन इसका है नहीं। ऊपर था तो परिश्रम लिखा तो है। परिश्रम है ना, तो प्रश्न गलत भी हो सकता है। प्रश्न तो गलत भी तो हो सकता है। देखिए यहाँ पे दोनों कथन सही है आपके सामने। मैं आप सबसे कहूँगा कि परिश्रम और पहल, परिश्रम किस चीज़ में? देखो अगर मैं बात करता हूँ पहल में, तो पहल में बच्चे क्या करते हैं? खोज करते हैं भी कौशलों को खेल के माध्यम, अगर मैं खेल बनाना, खिलौने से खेलना वगैरह जो है, फिर तोड़ना, फिर उसको बनाना, यानी एक प्रकार को उनको अवसर प्रोवाइड कराना, एक प्रकार से सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से स्वयं पर क्या करना, बातचीत करना या स्वयं से एक्टिविटी करना, तो ये पहल को दर्शाती है, ये पहल को दर्शाती है। लेकिन आप आगे नहीं सोच रहे हो। मैं कह रहा हूँ इसके आगे भी तो सोचो। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि परिश्रम जो होता है बच्चे को ये दर्शाती है कि रुचि, या देखने में दर्शाती है, रुचि दर्शाती है कि परिश्रम ही तो दर्शाएगा उसकी रुचि, इंटरेस्ट, तो कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। जब ये बात मैं करता हूँ तो वहाँ पर बच्चे ना समझ करके, अगर मैं कहूँ थोड़ा सा वयस्कता की अवस्था में जाता हूँ, तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे मैं किशोरावस्था की बात करता हूँ तो परिश्रम वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी पहचान और भूमिका भ्रांति में भी विश्वास, परिश्रम को। हाँ, विश्वास और मूल्य और लक्ष्य का जो गहन खोज है वो भी परिश्रम को दर्शाती है।
तो प्रश्न यहाँ पे गलत है, ऑप्शन में पहल भी हो जाएगा, परिश्रम भी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पे सही माने जाएंगे। ऑप्शन आपके दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं। एरिक एरिक्सन के दोनों में अच्छा रुचि दोनों में दर्शाई जाती है, दोनों में रुचि पर दर्शाई यहाँ जाती है। यहाँ पे थोड़ा खोजी प्रवृत्ति के सेंस को लेके उन्होंने बोला होगा, तो परिश्रम आता देखो तरीका खोजने का अगर हम बात करें तो वो कई स्टेजेस में पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न में वास्तविकता नहीं है, चीज़ें काम कैसे करती हैं ये चीज़ें ना कहकर कुछ और कहता कि उसमें संकट या विकासात्मक संक्रांति क्या होती है, तो वो प्रश्न सीधा सीधा स्पष्ट हो जाता है ना। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ पे ऑप्शन दोनों को लगाने की कोशिश, गलत आ गया प्रश्न, यहाँ पे दोनों सही रहेंगे, आप लोग लगाए। चेतना का वह स्तर जिसे सहज जीव अंतर्नोद का भंडार माना जाता है। अग्रचेतन। अग्रचेतन, यहाँ सही जवाब हो जाएगा अचेतन। अचेतन सही स्टेटमेंट है। अचेतन जहाँ पे भावनाएं, इच्छाएं, अंतर्नोद आदि शामिल होते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती हालांकि, तो सचेत स्तर पर गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। तो बेसिकली अचेतन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा, और ये भी सही है इसका। तो इस तरीके से आपने कुछ प्रश्न यहाँ पे मैंने आप लोगों से करवाए हैं अभी, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि कुछ और प्रश्न आप लोगों से लूँगा, उस प्रश्नों पे चर्चा हम लोग करते हैं। तो क्लियर है ये सारी चीज़ें, एक बार मुझे स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, सिगमंड फ्रायड से थे, इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला आप लोगों से नहीं है कि सिगमंड फ्रायड से कुछ बाहर प्रश्न पूछ ले आप लोगों से, ऐसा कुछ नहीं। जो भी पूछा जाएगा इसी के अंदर से आएगा, बस घुमा फिरा के, है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर हम लोग कल जो है 19 तक, शायद हम लोग 18 तक हम लोगों ने प्रश्न को देखा था, है ना। ये पेपर आपके सामने जो है ना दिसंबर 2015 का पेपर है, और हम लोगों ने 18 तक देखा था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। 19 आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सी रणनीति है किसी समुदाय में मतभेद के दौरान सबसे अधिकतम उपयुक्त होती है। सौदेबाजी। अच्छा, कैसे, एक्सप्लेन करो। सौदेबाजी द्वारा उनके जो बीच में मतभेद है उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है, वापस से सौदा कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। सौदेबाजी की रणनीति आप कहना चाहते हो, ठीक है ना, यही ना। तो सौदेबाजी किसे कहते हैं? दोनों पक्षों के बीच में किसी मनमुटाव को जो होता है, इसी कारण से जो उनके बीच में अनबन होता है, तो वो जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को मानते हैं तो सौदेबाजी होती है। अच्छा, यानी आप ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए मेरी बात को समझिएगा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने यहाँ पे, कि वो रणनीति किसी समुदाय में मतभेद के दौरान सबसे, ध्यान दीजिएगा, मतभेद के दौरान सबसे अधिक उपयुक्त होगी। बेसिकली सौदेबाजी जिसे टकराव के बजाय बातचीत की बात करता है, सबसे अच्छी उपयुक्त हो रही, मतलब सबसे बेटर मानी जा रही है। ये प्रश्न आप ये ना समझे कि फैक्ट है, ये प्रश्न अप्लाइड है, आपको समझ के जवाब देना है कि रणनीति किसी समुदाय में अगर आपको करना मतभेद के दौरान, उसमें सबसे उपयुक्त कौन सी मानी जाएगी। तो जैसे बातचीत, चर्चा, तथ्य और विचारों का आदान प्रदान जैसे तरीकों का उपयोग करके हम एक समझौते को विकसित करते हैं। तो यहाँ आपको एक बात बताऊँ मैं, आप लोगों ने अगर हरियंट की बुक होगी तो आप लोगों ने सामूहिक सौदेबाजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। सामूहिक सौदेबाजी उसमें ऑलरेडी पुरानी वाली किताब में मिलेगा, नई वाली किताब में नहीं मिलता है ये सामूहिक सौदेबाजी। और जो सामूहिक सौदेबाजी है ये बेसिकली किसी समुदाय की रणनीति में सबसे सकारात्मक प्रक्रिया मानी जाती है, जहां नियोक्ता मतलब मालिक और कर्मचारी के बीच में बातचीत होती है और बिना किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप किया जाता है। हस्तक्षेप तो आप समझ ही रहे होंगे, एक प्रकार की उसका सुधार की प्रक्रिया बताती है, इंटरवेंशन की प्रक्रिया बताती है वो हस्तक्षेप वाली, है ना। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि एक सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य होता है कि शामिल जो टीम है उनके बीच में स्थिर संबंधों को स्थापित करता है। ना केवल सौदेबाजी का ही समझौता शामिल इसमें है, बल्कि इस तरह के समझौते का क्रियान्वयन भी शामिल की जाती है जहां पर जटिलताएं पाई जाती हैं, जहां पर उद्योग में अनुशासन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। वो सारी चीज़ें हमें देखने को, और इसी में सौदेबाजी में लचीलापन का दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है, ठीक है।
तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया से उठाया गया ये प्रश्न है आप सबके लिए, और ये प्रश्न है कि रणनीति किसी समुदाय में मतभेद के दौरान सबसे अच्छा तो सौदेबाजी करना ही होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही जवाब माना जाएगा। मुकाबला गलत हो जाएगा, प्रत्ययन गलत हो जाएगा, सहयोग भी गलत हो जाएगा। अच्छा, एक बार आप में से कितने लोग जानते हो प्रत्ययन? हाँ बताएं, प्रत्ययन क्या है बताएं। प्रत्ययन, प्रत्यायन नहीं पता था। ओके। देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का यहाँ पे किसी रणनीति में समुदाय के दौरान में विश्वास दिलाने की बात करता होता है, प्रमाणित करने की बात करता है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं प्रत्ययन को। किसका? प्रत्ययन को। तो प्रत्ययन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे अगर मैं बात करूँ एजेंसियाँ, शैक्षिक संस्थान और अन्य संगठनों का मूल्यांकन का भी पार्ट माना जाता है, मूल्यांकन का भी पार्ट माना जाता है। परंतु आप इसको ध्यान रखिएगा कि प्रत्ययन यहाँ पर विश्वास दिलाने को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, इस प्रश्न के आधार पर विश्वास। तो ये बेसिकली उतना बेटर नहीं ऑप्शन माना जाएगा प्रत्ययन, ठीक है ना, याद रखिएगा। और सहयोग तो समझ ही रहे हैं आप सभी लोग। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान रखिएगा। यूजीसी में देखिए, आपको बता दूं, मैंने इतना आप लोगों को करवा दिया हूं कि 1 अक्टूबर को इन सारे प्रश्नों से ज़रूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे। कुछ एक ही प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको वहाँ पे मैच नहीं करेंगे। हाँ, तो आप इस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम था उसमें जितना आप पढ़ाए थे वही सब आया था सर। हाँ, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। आप सबको मैं बता दूं कि जब एग्ज़ाम आप लोगों का 1 अक्टूबर को जो होने वाला है, बात को ध्यान से समझ लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो पढ़ाया है एज इट इज़ वही आ जाए, ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। आप यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं, लेक्चरार का देने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का देने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, आप जानते हो, हर एक व्यक्ति में व्यक्तिकरण का सिद्धांत पाया जाता है, और यह रीज़न है कि वो उसकी सोचने की और तार्किक करने की क्षमता अलग अलग होती है, बोलने की शैली अलग होती है, हर एक चीज़ अलग होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई अब इनका रोहन सर ने जो पढ़ाया है वही चीज़ें एज इट इज़ आ जाए। हाँ, कुछ तो ज़रूर आएंगे, ऐसा नहीं कि तुम नहीं आने वाले, आएंगे ज़रूर कुछ, लेकिन जितने भी आएंगे मैंने कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों से चर्चा किया है, वही सारी चीज़ें आएंगी, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि प्रश्नों को पढ़िएगा अच्छे से, और प्रश्न के आधार पे ही आप लोग ऑप्शन को जवाब दीजिएगा। और इस समय जितने भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप लोग कभी भी देख कर जवाब मुझे मत दीजिएगा, वरना आपके पास ये जो गोल्डन मौका चल रहा है 15 दिन का जो समय है आपके पास, 12 से 13 दिन का, वो गंवा दोगे, क्योंकि वहाँ पर आप हो जाओगे कंफ्यूज। जैसे ही 2 प्रश्न मिलेंगे या आप सोचोगे कि मैंने तो वहाँ पे सामूहिक सौदेबाजी लगाया था कि प्रत्यय लगाया था, और वहाँ पे कंफ्यूज हो, क्योंकि अभी आप बहुत सारे प्रश्न देखने वाले हो, इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप लोग जो जवाब दीजिए, जो तर्क दीजिए, उसको आप ध्यान से सोच समझ के दीजिए, या जो मैं तर्क बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है, तभी आप उस प्रश्न को सही कर पाएंगे। अदरवाइज़ वहाँ पर आप गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन समझ ही नहीं आएगा। आपको लगेगा कि मैंने पढ़ा है, लेकिन आपका माइंड वहाँ पे काम नहीं करेगा, और ये गलती आपकी है। कारण क्या है? क्योंकि आपने देख कर जवाब दिया है मुझे, इस वजह से आपने वहाँ पे, आपकी मानसिकता वहाँ पे बनी हुई पड़ी है, और ऐसा इसलिए यहाँ पर गलत हो रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रह गए, 10-12 दिन रह गए हैं, तो अभी से ही अच्छा काम करना शुरू कर दो आप लोग, है ना। तो प्रश्न 20 से देखिए, कह रहा है, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार तालाबंदी, लॉक आउट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब प्रश्न है नहीं है तो तालाबंदी अस्थायी होती है। देखिए, टोटल प्रश्न, यहाँ पे बात को केवल समझिए, मैं बात समझा रहा हूँ। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार तालाबंदी, और ये केवल प्रश्न तालाबंदी से है और किसी चीज़ से है ही नहीं। और आप जानते हैं इस अधिनियम में उन संभावनाओं की, इस अधिनियम में
औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में उन संभावनाओं की हड़ताल अथवा तालाबंदी की जा सकती है, उन्हें अवैध अथवा गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। कर्मचारी की जबरदस्ती कामबंदी, छटनी, उसे सेवा मुक्त करना और बर्खास्त करने की दशा में उन परिस्थितियों में जिनमें औद्योगिक इकाई का बंद किया जा सकता है। तो औद्योगिक कर्मचारियों में नियोक्ताओं से जुड़े अन्य जो एक्टिविटीज़ होती है वो रिप्रेजेंट करता है। तो तालाबंदी के संबंध में कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20। सर ये तो नियोक्ताओं द्वारा होता है, कर्मकारों द्वारा नहीं होता है। तो अंदर मैं कहाँ से जाएगा? तालाबंदी अस्थायी होता है, ये बात सही है। सही है। हाँ, अब आपको बता दूं 2020 में ऐसे प्रश्न नहीं आने वाले हैं, कूट आएगा 2022 में, सॉरी 2022 में कूट आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो कूट रहेगा वो सही रहेगा। ध्यान समझिएगा, तालाबंदी अवपीड़न का हथियार होता है, तो ये कहना ये भी सही है। बिल्कुल तालाबंदी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो ये भी सही रहेगा, आपका बी वाला भी करेक्ट रहेगा। फिर आपका तालाबंदी का सहारा नियोक्ता, मैंने एक सवाल एक लास्ट में अभी भी बोला है कि औद्योगिक इकाइयों को बंद किया जा सकता है और औद्योगिक कर्मचारी और नियोक्ताओं से जुड़े अन्य क्रियाविधि को लेकर एक्टिविटी से जोड़ता है। तो तालाबंदी का सहारा नियोक्ता द्वारा लिया जाता है, ये भी बात सही है। सही है। अब ऐसा थोड़ी आप लेबर हो आप करोगे डिसीजन, नहीं, यहाँ पर तालाबंदी का अगर बात करें नियोक्ताओं द्वारा लिया जाता है। और फिर कहता है तालाबंदी, अच्छा नियोक्ताओं, अच्छा आप एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे, एक मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि नियोक्ता किसे कहेंगे। जो प्रबंधक होगा, मैनेजमेंट टीम में होगा। ओके, और भी कोई लोग बताना चाहेंगे मैनेजमेंटर को? मालिक सर। बिल्कुल सही। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ना, तो जो नियोक्ता शब्द है ये कहीं ना कहीं प्रस्तुत करता है मालिक को ही, है ना। तो नियोक्ता इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नियोक्ता द्वारा लिया जाता है। और फिर देखिए तालाबंदी का सहारा कर्मकारों द्वारा। अब एक शब्द है कर्मकार, कर्मकार किसे कहते हैं? लेबर को। लेबर को। बिल्कुल, कर्मकार लेबर को बोल सकते हो। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ये प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं सही है, बाकी सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका जिस कूट में डी नहीं होगा उसी को आप सही कर लीजिएगा। तो अब आप लोगों को कूट देखने को मिलेंगे। मैं आप सबसे कह देता हूँ कि 10% ही ऐसा है कि यूजीसी में ये प्रश्न इस टाइप से मिलने की चांसेस है, बाकी 90% मैं कहता हूँ कूट मिलेंगे जहाँ आपको कंफ्यूज करेगा, ऐसे ही मिलेंगे। और ये प्रश्न यही होते हैं। अब ट्रेंड चेंज हो गया। तालाबंदी को एक बार बता दीजिए, तालाबंदी क्या है? तालाबंदी, ओके, देखिए जो तालाबंदी है एक प्रकार की हड़ताल जैसी प्रक्रिया को प्रस्तुत करती है ना। और हड़ताल तालाबंदी जो निषेध औद्योगिक विवाद प्रतिष्ठानों में, जैसे हमने क्या कर देते हैं, हम लोगों ने सुना भी होगा कि श्रमिकों की कुछ मांग थी, उस मांग को पहले ही हथिया लिया और अपनी सौदेबाजी की स्थिति में सुधार करने के लिए अथवा घाटा कम करने के लिए नियोक्ता द्वारा अस्थायी रूप से उसे बंद कर दिया गया, तो तालाबंदी कर दिया। भी नहीं समझे श्रमिकों? हाँ, वो तालाबंदी। अब आपका देखिए फ़ायदा था ना, यहाँ पे आपने तालाबंदी कर दिया, फ़ायदा हो गया। सिंपल अपनी उसमें सोचो, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में आप लोग अपने को रख के सोचो कि आप लोग एक श्रमिक हो और कोई मालिक है, तो ऑटोमेटिक आपके सामने उत्तर आ जाएगा, है ना। तालाबंदियों ने नष्ट और श्रम दिवसों की संख्या विभाजित करके तालाबंदी के प्रति श्रमिक नष्ट श्रम दिवस निकाला जाता है ना। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अकॉर्डिंग तालाबंदी को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न छटनी जैसा शब्द आता है, यूनिक आपको छांटना पड़ता है कि कौन सा होगा इसमें सही। एक बार एग्ज़ाम में मैंने करवा भी चुका हूँ पेपर,
वो सब ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये औद्योगिक विवाद अधिनियम। यहाँ से श्योर है कि आप लोगों को प्रश्न मिलेगा, जाके देख लेना। अगर पढ़ना है तो कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, क्लास समाप्त होने के बाद उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, ठीक है। सर वहाँ पे अपीड़न शब्द आया है, थोड़ा सा मतलब बताइएगा उसका। कौन सा? अपीड़न। अच्छा अच्छा अच्छा, अपीड़न। तालाबंदी अवपीड़न का हथियार। हाँ, यहाँ अवपीड़न, देखो एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जब भी कभी आप लोगों को कोई सेंटेंस टफ लगे ना, उसका संधि विच्छेद करना शुरू कर दो और आप लोग करके देखना ना, आपको रिजल्ट मिले सही तो कहना आप लोग, मिलेगा हाँ, आपको। मुझे समझ में तो आया लेकिन थोड़ा और को जो दर्शाता है, सिंपल शब्दों में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक प्रकार से आप लोग नहीं बोलते यार किसी को प्रताड़ित कर रहे हो, है ना, पीड़ित कर रहे हो किसी को। और पीड़न किस चीज़ को बता सकता है? यातना से, हाँ या ना बोलो, यातना देना। तो जब हम यातना की बात करते हैं तो वो अवपीड़न का, अब यातना किसके परिप्रेक्ष्य में हो रही है? तालाबंदी का। तो तालाबंदी यातना का हथियार होता है, तो जाहिर सी बात है हथियार तो हो गया ना, तालाबंदी है ही ना, है कि नहीं है यातना? भाई श्रमिकों के लिए तालाबंदी और पीड़न कर दोगे तो उसके लिए हथियार बना कि नहीं बना तालाबंदी? श्रमिकों को उनकी बात माननी पड़ेगी। बस वही चीज़ है कि तालाबंदी यातना देना का ये एक प्रकार से यातना या उसको एक प्रकार सताना एक प्रकार का हथियार बन जाता है। और ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अप्लाइड अपने बातचीत से समझिए। देखिए कभी भी प्रश्न को अगर आप ना इसको उसमें लेके जाएंगे फैक्ट के रूप में, प्रेशर डालेंगे कि किताबों में पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, किस चीज़ से, प्रश्न के उत्तरों को समझने की कोशिश करिएगा, उत्तर अपने आप मिलेगा। ये यूजीसी का पेपर देने जा रहे हैं आप लोग, कोई ऐसा थोड़ी ना कि 10th 12th का पेपर देने जा रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट किताब में मिल जाएगा फैक्ट के आधार पे, है ना। केवल समझने की कोशिश करिएगा, है ना। लेक्चरार होने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होने जा रहे हैं आप लोग, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा वहाँ पे तर्क करिए आप सभी लोग। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। प्रबंधक किस एक के सिवाय, देखिए मैनेजमेंटर की बात हो रही है, बात को समझिए, निम्नलिखित में से किसी को भी प्रत्यायोजित कर सकता है ना। उत्तरदायित्व। हाँ, प्रत्यायोजित कर सकता है, क्या समझेंगे आप? उत्तरदायित्व नहीं कर सकता, वो किसी को भी नहीं कर सकता। मतलब आप देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, जो ये प्रत्यायोजित एक शब्द है, कितने लोग जानते हो प्रत्यायोजित के बारे में कि मैं बताऊँ, एक्सप्लेन कर दूँ? देखिए ये शब्द एक्सप्लेन करता हूँ, देखा ध्यान सुन लो। बेसिकली ये शब्द क्या है, सिंपल सी भाषा में समझिए। कोई अगर उच्च अधिकारी है, उसके द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को विशिष्ट सत्ता, सत्ता का मतलब तो जानते ही होंगे, शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, वही आपको प्रत्यायोजित कहलाता है। कोई उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो कि ये भी बता दूं? नहीं सर, हाँ, तो अधीनस्थ अधिकारी का मतलब होता है किसी चीज़ का अधीन, अधीनस्थ का मतलब होता है अधीन, है ना। उसके अंडर में। हाँ, उसके अंडर में, वेरी गुड। तो यहाँ पे अधीनस्थ अधिकारी को विशिष्ट सत्ता यानी कोई विशेष शक्ति और अधिकार प्रदान करने की बात करता है, तो वही आपका प्रत्यायोजित कहलाता है। तो प्रश्न है मैनेजमेंट किस प्रकार का सिवाय, किस प्रकार के सिवाय जहाँ पर विशिष्ट सत्ता और अधिकार को प्रदान करने की बात कर रहा है, तो वो क्या हो सकता है? क्या अथॉरिटी होगी, उत्तरदायित्व होगा कि कार्यभार होगा कि विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठकों की भाग लेना होगा? हाँ सर, उत्तरदायित्व होगा, यही सही जवाब बता रहे हैं कि मैनेजमेंट किस प्रकार का सिवाय, मैनेजमेंट के किस एक के सिवाय, तो यही इसी के सिवाय, उत्तरदायित्व के सिवाय, उत्तरदायित्व के सिवाय जो है प्रत्यायोजित कर सकता है। ये बात सही है आपका, चाहे अथॉरिटी हो, चाहे कार्यभार हो, चाहे विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले बैठकों में भाग लेने की बात हो। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रह जाएगा। अच्छा, सिवाय के रूप में आप कभी भी प्रश्नों को पॉजिटिव के रूप में ना देखें। मैंने कहा मान लीजिए कोई शब्द बोला आपको, फलाने के सिवाय वो थे, तो आपने ये समझा कि उस व्यक्ति को छोड़ के बाकी वो व्यक्ति थे। बात समझ में आई कि नहीं? मैं प्रश्न समझा रहा हूं केवल अभी। तो यहाँ प्रश्न है प्रबंधन को सिवाय,
तो मैनेजमेंट के अंतर्गत उसको छोड़ के, तो किसको छोड़ के उत्तरदायित्व को, बाकी ये चीज़ें शामिल थी। देखिए प्रश्न, अब ये 2015 का पेपर है, अब 2022 का पेपर पूछेगा तो आप सोचिए एक बार, ऐसा पेपर तो देगा नहीं, यहाँ पे कूट देगा। कूट में आपको 1 2 3 को तो पॉजिटिव में रखना है, और अगर सिवाय होगा तो केवल सी लिखा होगा एक जगह, बस वही सही हो जाएगा। बात को समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन पद का क्या अर्थ है। अब देखिए, केवल आप लोग प्रश्न नहीं समझते, प्रश्न गलत करके आते हैं। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, जी क्या करें, में लिखा है ना, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, तो ये एक तरह से मैनेजमेंट बता दिया कार्यों को करने के लिए, तो यही हो जाएगा सी वाला। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपने बोला सी वाला। मैं अगर आपसे कहूँ कि जो उद्देश्यों द्वारा मैनेजमेंट है उसका पद, बात को समझिए। मैंने आपसे कहा कि कार्य को करने के लिए अथॉरिटी दिए गए कार्य प्रणाली, देखिए यहाँ अथॉरिटी के दिए गए कार्य प्रणाली के अगर हम रूप में बात करें तो ये मैनेजमेंट उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन का मैनेजमेंट नहीं है। आपने MBO का नाम सुना है, MBO, ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना, तो ये एक ऐसा शब्द है MBO जो मैनेजमेंट जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट करता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय तो ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य पीटर ने दिया, ओके, पीटर डफर ने दिया ना सर ये। पीटर डफर, ओके ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, जो MBO जो एक शब्द है, MBO नहीं, इसका जो है अल्फ्रेड सिलॉन ने दिया था। पीटर ड्रेकर ने हालांकि इसके अंतर्गत एक अवधारणा प्रस्तुत किया था जो काफ़ी आगे बनी, जिसको रणनीति के रूप में जानी गई थी। पीटर ड्रेकर ने अवधारणा को प्रस्तुत किया जो आगे जाके लोकप्रिय बनी, और इसकी शुरुआत जो है सिलॉन ने किया था 1950 में। सिलॉन ने 1950 में, ठीक है। MBO तो अथॉरिटी प्रणाली को नहीं यूज़ में लाता, और विशेषज्ञों के दल प्रयोग करने के लिए मैनेजमेंट का भी प्रयोग नहीं करेगा। इसका अर्थ बेसिकली कॉर्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य को निर्धारित करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, MBO की अवधारणा बेसिकली जो मैनेजमेंट या प्रबंधकीय जो प्रक्रिया है वो संचालित होती है, ठीक है, वो संचालित होती है। तो इसके अंतर्गत ध्यान सुनो, पहली बात सुन लो। व्यवसाय के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर समय समय पर नियंत्रण विश्लेषण तैयार करता है, और मानकों को सटीकता से न्याय करने के लिए ये क्रिया संचालित की जाती है। तो कर्मचारी अपने स्वयं के प्रदर्शन मूल्यांकन को आगे पर्यवेक्षकों द्वारा निर्धारित करती है। तो वो बेसिकली क्या कहलाती है, MBO कहलाती है। वो क्या कहलाती है आपकी, MBO कहलाती है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन है वो आपका सही रहेगा, और उद्देश्यों का प्रबंधन होता है कि वास्तविक प्रदर्शन और कर्मचारियों द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के बीच के अंतर को खोज करने की बात करता है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर C ही माना जाएगा, MBO का, ठीक है। बोलिए क्या पूछ रहे थे आप। सर मैं ये कह रही थी, अभी 2 दिन पहले आपसे किसी ने पूछा था कि लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर क्या होता है, तो आपने बताया था कि लक्ष्य तो एक गोल होता है जिसको हमें प्राप्त करना होता है, और उसके लिए जो हम रणनीति बनाते हैं, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तो वो जो मैनेजमेंट होता है कार्यों का, उद्देश्य बनाते हैं जो हम, वही तो प्रोसेस होती है, इसीलिए मैं समझ गई थी सर। अच्छा जी, चलो ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, MBO के बारे में एग्ज़ाम में आप लोगों से कभी जो है पूछा जा सकता है MBO क्या चीज़ है, MBO, ठीक है भाई, याद रखिएगा। मैंने जो 2 नाम बताए हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा, MBO के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो भी। और MBO के कभी कभी स्टेप पूछे जाते हैं, है ना, जैसे स्टेप का भी नाम दिया जाता है, तो कहीं कहीं उसे स्टेजेस के भी नाम दिए जाते हैं MBO के ही, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बता दूं क्या 5 स्टेप। हाँ सर। चलो अच्छा, तो आप लोग सभी लोग जो है नोट कर लीजिए।
पहले स्टेप में आप लोग लिख लीजिए सभी लोग कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यानी एक प्रकार से बताया गया है कि संगठन के उद्देश्य की परिभाषा, ये अवस्था के रूप में जो है जिक्र किया गया है, अवस्था के रूप में जिक्र किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन संगठनात्मक उद्देश्य। दूसरा आप नोट कर लीजिए, टीम के सदस्य, टीम का सदस्य। दूसरा टीम का सदस्य। तीसरा नोट कर लीजिए प्रदर्शन की निगरानी, प्रदर्शन की निगरानी। चौथा नोट कर लीजिए प्रगति का मूल्यांकन। पांचवा नोट कर लीजिए पुरस्कृत उपलब्धि। क्या उपलब्धियां, ये स्टेजेस के नाम से भी जाने जाते हैं और स्टेप के नाम से भी जाने जाते हैं, याद रहेगा। सर एमबीओ का फुल फॉर्म तो बताइए सर। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बायोजेक्टिव। बाय ऑब्जेक्टिव। हिंदी में उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन कहा जाता है, हिंदी में उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन कहा जाता है। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। नहीं। चलो फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने प्रश्न आ गया है 23 का। कह रहा है कि अधिनियम को कालक्रम अनुसार, देखिए हर बार यूजीसी में पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें। जब भी कभी पेपर आता है तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कौन सा लगाए। बोलिएगा मत, केवल ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है ऐसे पेपरों में जब आता है तो जैसे आप सबसे सरल आपको लगा कि मातृत्व लाभ अधिनियम, बहुत सारे बच्चों को तो मालूम ही होगा, 1961 लगा लीजिएगा। पहले जो आता है उसको आप सभी लोग लगाने की कोशिश करिएगा। और अगर मैं बात करूं उससे भी सरल की बात करता हूं, जैसे भविष्य निधि के बारे में, जिसको पीएफ वगैरह कहते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं वह प्रक्रिया 1948 की थी, 1948 की थी। ऐसे याद करके करने की कोशिश करिए। और जो कर्मचारी राज्य बीमा की बात हो रही है, राज्य बीमा सर, ये वगैरह होगा ना 48। 52, कर्मचारी राज्य बीमा 52। ये तो 50, ये तो 52 होगा। हाँ सर, भविष्य निधि देखो सर भविष्य निधि का होगा 50 वाला, ये राज्य बीमा तो 48 का ही 48 होगा। अच्छा भविष्य निधि वाला है अच्छा 50 अच्छा प्लस। हाँ अच्छा आंसर ये सही बोल रहे हैं। अच्छा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो है वो 48, हाँ मैं उल्टा चल गया, हाँ 48 और 52, हाँ 1952। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 हो जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा? 1923। 1923। ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन। 1923 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, मतलब जो आपको आता है ना सरल करने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग सबसे ज़्यादा। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, फिर स्टार लगाइएगा। मैंने इसको पिछली बार भी प्रश्न में बताया था आप लोगों से कि ये आता है पेपर में, परंतु यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा तर्क, वर्ष ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे रखने का ध्यान है केवल तर्क। चलो आप लोग मुझे बताएं क्या तर्क देना चाहेंगे। CABD ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर 24 का बी बता रहे हो आप लोग, CABD। से पहले दान आएगा, फिर कल्याण, फिर विकास, फिर सशक्तिकरण। अब देखिए सबसे पहले लास्ट में आता है सशक्तिकरण, आप जानते हैं। और ये प्रश्न मैंने कहा है कि तर्क के आधार पे है, तर्क के आधार पे है, और यही तर्क से कई पेपर में जो है सही भी हुआ है। 3-4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन और ये सही भी हुआ है। तो तर्क में आप जी आरोही क्रम में भी पूछ लेते सर, आरोही क्रम में भी पूछ लेते हैं। देखो तो वो आप ऊपर नीचे कर लीजिए, यहाँ पे आपको लगाना है बढ़ते क्रम में, समझ लीजिए।
सबसे अंत में अगर हम बात करेंगे तो वो सशक्तिकरण आएगा। और सशक्तिकरण से पहले जो होती है वो विकास की प्रक्रिया चल रही थी। और विकास और इसके बारे में बात करेंगे तो कल्याण पहले की समय थी, प्राचीन काल की समय थी। बाद में जो बीच में मानवतावाद वगैरह आया था वहाँ पे दान और मानव प्रेम को जोड़ा गया था। तो कल्याण आपका पहला है, क्या कल्याण कहाँ है, सॉरी नहीं सर, दान, सॉरी दान आपका पहला है। दान हाँ, दान आपका पहला है, फिर उसके बाद आपका कल्याण है, फिर सॉरी यार ये सी है ना, मैं ए लिख दिया हूँ, क्या बात है आज थोड़ी सी, एक मिनट। देखिए यहाँ पे दान आपका पहला है, ये सी बन जाएगा। और फिर उसके बाद इसी में आप जोड़ सकते हैं मानव प्रेम वाला जो दान और करके जोड़ा है ना, ये समझ लीजिए कि लेन क्लार्क की किताब सोच लीजिए, बस इन्हीं एक लाइन में पूरी किताब इनका शामिल होगी। फिर उसके बाद प्रक्रिया आई कल्याण की, विभिन्न प्रकार की योजना वगैरह का जोड़ा गया। और फिर उसके बाद आपका विकास आया, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए गए थे, फिर विकास किया गया। फिर उसके बाद सशक्तिकरण को लेकर आप तो जानते ही भली भांति तरीके से बहुत सारे योजनाएं चला दी गई। तो ये क्रम सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ये याद कर लीजिएगा, यही तरीका ही होता है तर्क से लगाने का सवाल। पहले दान आएगा ना कि कल्याण आएगा, है ना, पहले दान समझ लीजिए अच्छे से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, समाज कार्य प्रैक्टिस के रिकॉर्ड नहीं है। आप ध्यान से सोच के जवाब दीजिए मुझे जरा सभी लोग। सर क्रिया नहीं होगी, पहला वाला नहीं होगा। समाज कार्य प्रैक्टिस में रिकॉर्ड नहीं है। हाँ सर, हाँ पहला नहीं होगा, प्रोसेस तो पहले ही हो जाती है ना रिकॉर्ड में। देखिए सोशल केस वर्क में जब हम बात करते हैं ना, तो आपको भली भांति तरीके से मालूम है, जब हम बात करते हैं समाज कार्य की रिकॉर्डिंग के बारे में, रिकॉर्डिंग गार्टन हैमिल्टन ने कहा भी है और देखा गया है कि सफल रिकॉर्डिंग प्रभावी सामाजिक कार्य में अटूट रूप से जुड़ी हुई है। चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो या छोटा समूह हो, उनको सेवाओं के वितरण में न केवल केस प्रलेखन की सहायता होता है, बल्कि उसके बदले में परिवेश में भी तेजी से नए उपयोग ढूंढने को हमें मिलते हैं। तो अब प्रश्न कह रहा रिकॉर्ड नहीं है, प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा रिकॉर्ड नहीं है। तो रिकॉर्ड क्या नहीं है, ध्वनि रिकॉर्ड हो सकती है क्या यहाँ पे समाज कार्य की प्रैक्टिस? है ना सर, अरे तो हो जाती है ना सर। हाँ, कहाँ से पढ़ के आए हो, हैं? रिकॉर्डिंग है, कर लिया सर, कल्याण करते अपना हैं। नहीं ध्वनि साउंड। कैसे आएगा ध्वनि? मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड इज सोशल प्रैक्टिस, सोशल केस वर्क प्रैक्टिस कह लो या सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस कह लीजिए सर या आप ये सोशल। कहना चाह रहे हैं कि साउंड नहीं कर सकते, ऑडियो वो वगैरह कर सकते हैं भाई ना? मैं प्रोसेस को संचालित कर सकता हूँ समाज कार्य प्रैक्टिस में, मैं समरी को यूज़ कर सकता हूँ, मैं नरेटिव यूज कर सकता हूँ, साउंड क्या यूज करोगे? हाँ, तो साउंड की जगह अगर ऑडियो होता तो सही होता क्या? बिल्कुल सही होता। तो मतलब क्यों मैं वही ऑडियो ही समझ रही थी तो। लो भाई, ऐसे तैसे महान भाव हैं, आइडियो समझ रहे थे, हाँ मतलब पेपर में सवाल कुछ होगा तो कुछ और समझ के आ जाओगे फिर, ऐसे तो मैंने ये सोचा प्रक्रिया तो होती है, मत सोचो भाई, मत सोचो ना, क्यों सोच रहे हो आप फालतू में, फालतू चीज़ क्यों सोच रहे हो? समाज कार्य प्रैक्टिस के दौरान में ध्वनि की कोई भूमिका ही नहीं होती है। ऑडियो अगर वीडियो की बात करते तो संसाधन में बात करते तो ठीक था, प्रैक्टिस के दौरान में अगर संसाधन डाल दिया जाए तो ठीक था, संसाधन के यूज़ में हम करते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड प्रक्रिया है, रिकॉर्ड सारांश है, नरेटिव भी है ना कि ध्वनि है। ज़्यादा एडवांस मत बना करो वरना गड़बड़ हो जाएगा सारा काम। मानव विकास सूचकांक में सम्मिश्रित होता है, क्या होता है? फोर्थ ऑप्शन। अच्छा जी, यहाँ पे आयु भी बता रहे हो आप, शिक्षा भी बता रहे हो, आय भी बता रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और शिक्षा दुनिया भर के देशों में जो रहने के मामले आते भी, उसमें भी हम कंपेयर वगैरह कर लेते हैं। ठीक जवाब दिया, ऑप्शन आपका फोर्थ है। बहुत सरल है, लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे आपको। इसमें कूट आता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, लास्ट टाइम 2020 में 22 में पेपर आया था ना, कूट करके आया था 21 में। सर मुझे इसमें एक कंफ्यूजन है, बता दीजिए। बताओ, पूछो। आपने मापन का कुछ और बताया था ना, वो बता दीजिए एक बार, वो तीन कौन से हैं? देखो भाई, अब ये मापन में क्या बताया था, मानव विकास सूचकांक। आपने कहा था जब मानव विकास सूचकांक के 3 स्तर पूछेंगे तो हम ये बताएंगे आयु,
दीर्घायु, शिक्षा मतलब जीवन प्रत्याशा, एजुकेशन और ये आय, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। और अगर आपको वो पूछता है कि मापन के कौन से स्तर बताए गए हैं, तो उसमें एक आपने रीचेंज कर दिया था सर, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन उसमें देखिए जीवन जीने का स्तर आ बेसिकली गया था शायद। मैं बता दूं, चाहो तो नोट कर लो, चाहे तो इसको आप समझ लो। 2021 के लिए जो 191 देशों का मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था, तो उसमें मानव विकास के 3 मानक बताए गए थे। 3 मानक बताए गए थे। नंबर 1 था आपका शिक्षा, नंबर 2 था स्वास्थ्य, नंबर 3 था आय। आय आय और इसके साथ साथ जोड़ा गया था अभी मानव विकास भी, मानव विकास भी तथा करके मानव विकास भी, तो ये 3 ही है बेसिकली। आप लोग आय तक जानते हो, मानव विकास को भी इसमें मेंशन कर लीजिए, क्योंकि और मानव विकास भी जोड़ा है। जब हम सूचकांक की गणना करने की बात करते हैं, सूचकांक की गणना की बात करते हैं, तो 4 संकेत होते हैं, 4 संकेतों की बात होती है। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा का औसत स्तर या शिक्षा का औसत स्तर या औसत वर्ष, और एक होता है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। अपेक्षित वर्ष, एक स्कूली, एक अपेक्षित। एक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो ये सूचकांक के गणना करते समय ये कुछ 4 ऐसे संकेत हैं जो हमें देखने को मिल जाते हैं। 4 संकेत। सर जीवन जीने का स्तर, रहन सहन का स्तर आया था एक ऑप्शन में, वो हाँ, रहन सहन भी जीवन प्रत्याशा को ही प्रस्तुत करता है ना? आयाम के अंतर्गत। हाँ आय देखो, एक आप ध्यान रखो, यहाँ पे जो मैंने आपको संकेत बताए हैं, ये 2022 की रिपोर्ट के उपयोग करते हुए संकेतक के बारे में बताया गया है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा एक है, एक बच्चे की स्कूली शिक्षा है, और एक औसत वर्ष है स्कूली में, एक अपेक्षित वर्ष है, और एक है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ये 4 संकेत है जो 2022 की रिपोर्ट में यूज़ किया गया है। HDI की रिपोर्ट है ये, और 1990 में ये पहली बार लाया गया था, जहाँ पे आर्थिक उपयोगों को लेकर चर्चा हुई थी। तो आयाम कितने हैं? 3। भाई जीवन कहीं कहीं आयाम में देखो, समझिए, आयाम कहीं कहीं आपको मिलता है 3। नंबर 1 लंबा और स्वास्थ्य जीवन, बात एक ही है। नंबर 2 ज्ञान। नंबर 3 जीवन स्तर। ये आयाम हो गए। फिर होते हैं संकेतक। जन्म के जीवन प्रत्याशा, मैंने अभी बताया है ना, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, और एक होता प्रति व्यक्ति की आय। ये संकेतक हो गया, ये आयाम हो गया। उसके बाद आयाम सूचकांक, आयाम और सूचकांक ऐसे आएंगे पेपर में भी। आयाम सूचकांक, आयाम सूचकांक अगर आता है तो यहाँ पे जीवन प्रत्याशा एक होगा, एक आपका शिक्षा होगा, एक आपका GNI, ये एक प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं, सर ये ग्रोथ नेट वाला GNI को क्या बोलते हैं भाई? ग्रॉस नेट हाँ, सकल घरेलू उत्पाद, भाई वही आय। या इतना सोच रहे हो कि क्या मैं बताऊं आप लोगों को, हैं? ठीक है, एक ये हो जाएगा। और एक आता है मानव विकास सूचकांक, केवल आए मानव विकास सूचकांक। तो केवल मानव विकास सूची लिखना ऑप्शन में, मानव विकास सूची देखना, बस ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा। प्रश्न यही 4 जो मैंने हेडिंग बताया, इन्हीं 4 प्रश्न होंगे, 4 में से कोई एक, और बस ध्यान रखना इनमें से कौन सा लगाना है आपको। ठीक है, स्पष्ट हुआ कि अभी विचार है? बताइए जरा अनुच्छेद के बारे में थोड़ा सा, मुझे अस्पष्टता को समाप्त करना है। आप लोग जानते भी हो
बस 17 हो गया ना। चलो बताओ 47 बताओ, अनुच्छेद 47। पोषण स्तर है वो। अनुच्छेद 47। हाँ, पोषण पोषण स्तर। हाँ। आहार। पोषाहार स्तर से संबंधित है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात करता है, ये बात ठीक कर रहे हो, ठीक। अनुच्छेद 39 बताओ। राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ चेंजेस है ना सर, उसमें वो प्रति बच्चों की सुकुमार अवस्था का ध्यान रखना। सामाजिक न्याय, मुक्त कानूनी सहायता, ठीक ठीक ठीक। 16 बताइए। लोक नियोजन में समानता। बस 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 बस, तेज हो, कर लिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखिए, अभी 8 बजे यहीं से स्टार्ट करेंगे, 28 से, है ना, 8 बजे, ठीक है।